सुधांशु जी, आप लगातार किसानों के आंदोलनों के साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार इस विधेयक को पारित होने में क्यों परेशानी है? क्यों किसान इस के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है? सड़कों पे लाखों की तादाद में सड़कों पे नज़र आ रहा है। क्या है इस विधेयक में, वह बताएं जो इसकी 3-4 गाइडलाइंस मेन हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये कानून का रूप ले लिया है। कोरोना दौर में जब सारे काम ठप पड़े थे तो सरकार ने जो एक सबसे उनकी नज़र में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो इन्होंने इस बिल को पास कराया जी। और जिस तरीके से पास हुआ है उसके ऊपर भी सबने देखा है कि राज्यसभा में कैसे माइकें तोड़ी गईं और बिना वोटिंग कराए जो है पास करा दिया और उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। तो वो सारी चीज़ें हैं, एक तरह से इलीगल तरीके से पास कराया हुआ कानून है। लोकसभा में तो इन्होंने पास करा लिया था लेकिन राज्यसभा में बिना वोटिंग का पास हुआ है। और हम सब जानते हैं कि उस समय जब ये बिल पास हो रहा था राज्यसभा में, उस समय इस सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो अब आप सोचिए, लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर डेमोक्रेसी हमारी कहाँ बचेगी? तो पहला हमारा जो क्वेश्चन मार्क है या जो हमारे मन में दुविधा और शंका, और इस देश को दुविधा और शंका होनी चाहिए कि भैया हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। 543 मेंबर लोकसभा का और बाकी राज्यसभा का मेंबर हम चुन के इसलिए भेजते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारी मन की बात को करेंगे। तो हुआ नहीं, वो तो गलत तरीके से पास हुआ। और सब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, बाहर पार्लियामेंटेरियन बैठ के प्रोटेस्ट दर्ज कराया उसके लिए। तो पहला संकट तो वहाँ। अब आज ये देखिए, ये 3 बिल है और तीनों ही बिलों के आपस में तीनों बिल जुड़े हुए हैं। पहले बिल में ये कह रहे हैं कि हम मार्केट को खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। मार्केट को क्या ओपन कर रहे हैं जी? तो अब जो है मंडियों के साथ साथ, उसमें लिखा हुआ वैसे नहीं है, मंडियों के साथ साथ नहीं लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अब हम किसानों को ये सुविधा दे रहे हैं कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को अपना सामान बेच सकते हैं। वो प्राइवेट प्लेयर्स कौन होंगे? उनको किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई भारत सरकार को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। हम आप चाहेंगे अपना राशन वो आधार कार्ड ले लें, वोटर आईडी कार्ड लेके जाएंगे और वहाँ दिखा देंगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ जी, और मेरी जितनी मर्जी होगी हम उतना अनाज किसानों का खरीद सकते हैं। ठीक है, सरकार ये कह रही है कि देखो जी, ये हमने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा लिया। क्यों? क्योंकि जब बाहर किसान अनाज बेचेंगे तो उनको ज़्यादा दाम मिलेगा। ठीक है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आज कोई किसान अपना अनाज मंडियों में नहीं बेचना चाहता है तो उसको कौन रोक रहा है? क्या भारत के किसी कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि किसान केवल मंडियों में ही अनाज बेचेगा? और अगर नहीं लिखा हुआ, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है, जो शांता कुमार ने जो रिपोर्ट तैयार करी, कि मात्र 6% अनाज जो है मंडियों में खरीदा जा रहा है। तो जब 6% अनाज मंडियों में खरीदा जा रहा है तो बाकी के 94% अनाज कौन खरीद रहा है? भाई कोई प्राइवेट प्लेयर से तो खरीद रहा है। क्यों? और प्राइवेट प्लेयर को खरीदने से किसान खुश नहीं है, तभी तो वो एमएसपी की मांग करते हैं। अगर वो प्राइवेट प्लेयर के यहाँ बेचकर खुश होते तो आप क्यों रोज आंदोलन होता? हर साल एक बार आंदोलन होता है। भारत सरकार, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, बड़े उसमें घोषणा करती है कि भारत सरकार ने देखो इतना एमएसपी कर दिया जी गेहूं का इस बार, इतना बाजरे का एमएसपी कर दिया इस बार। क्यों करते हैं भाई? तब तो ठीक है, ओपन में बेचिए। तो क्यों है? क्योंकि सरकार, किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए, अगर उनको ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाता है तो उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकली प्रूव है, कोई इसको कोई हम नई बात नहीं कह रहे हैं, सब लोग ये बात जानते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, बिहार में 2006 के अंदर एमएसपी का प्रावधान ख़त्म कर दिया था उन्होंने, मंडियाँ ख़त्म कर दी और उन्होंने उसको स्ट्रक्चर चेंज करके पैक्स बना दिया। आज इस साल की सूचना है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 के अंदर मात्र पूरे गेहूं जितना उत्पादन हुआ है बिहार के अंदर, उसका 1% पैक्स वालों ने खरीदा। और पैक्स पूरी तरह से राजनीति का शिकार बना हुआ है, वहाँ पर खरीदारी हो नहीं रही और लोगों को उचित नहीं मिला उसका। आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, जो लोग जानते हैं बिहार सबसे ज़्यादा वहाँ की ज़मीनें फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, मैदानी क्षेत्र है वो, उसके बावजूद भी वहाँ के किसान मजदूर बन गए हैं और मजदूर बन के जो है इधर से उधर पलायन हो रहा है। पूरे देश की समस्या है आज की डेट में, जो है बिहार के किसान आकर परेशानी होती है लोगों को कि भाई बिहार के लोगों को परेशानी हो रही है। हमने देखा उनके साथ अभी कोरोना काल में क्या हो। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्राइड एंड टेस्टेड और फेल। एक होता है कि भैया ट्राई हुआ और ये फेल तरीका है, पहले से दिख रहा है, फिर भी आप लेकर आ रहे हो और कह रहे हो कि हम बहुत जो है चुनौती मैंने क्रांति कर दिया। दरअसल मामला देखिए क्या है, ये क्रांति हुई है इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, ये क्रांति किसानों के हित में नहीं हुई है, ये उद्योगपतियों के हित की क्रांति है। कैसे है?
पूरे के पूरे रिटेल मार्केट, आप याद करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पिछली सरकारों ने भी, इस सरकार ने भी, सब ने रिटेल के क्षेत्र में जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री कराई, तब भी लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग भी विरोध कर रहे थे। उस समय जब हम लोग विरोध करते थे तो लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज देखिए कैसे कनेक्शन तय हो रहा है। पहले उनको मार्केट में लाने दिया गया, बड़े बड़े घरानों को, उन्होंने अपने जो है रिटेलर्स को, छोटे छोटे दुकानदारों को धीरे धीरे करके वो खा गए। जितने अभी देखिए कुछ दिनों पहले अधिग्रहण हुआ है, ये बिग बाज़ार को जो है रिलायंस ने खरीद लिया। तो ऐसे करके जितने जितने मार्केट थे, अब क्या हो जाएगा, 2-3 बड़े कॉरपोरेट जो है पूरा रिटेल का सेक्टर अपने हाथ में संभालेंगे। तो वो चाहते हैं उस रिटेल के ऊपर उनका दबदबा बना रहे, तो वो पूरी चैन अपने हाथ में रखना चाहते हैं। किसान कौन सी फसल उपजाएगा, वो सेकंड वाला में है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो कौन सी फसल उपजाएगा वो कॉरपोरेट तय करेगा। जी ऐसा है, मैंने आपको इतना पैसा दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये आपको पूंजी दी, आप मुझे ये फसल उपजा के दो। किसान उपजा के देगा, फिर उसका कितना मूल्य होगा वो भी मैं ही तय करूंगा, क्योंकि मंडियां खत्म हो जाएगी, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो वो वही तय करेंगे। और कैसे मंडियां खत्म होगी वो भी मैं बता देता हूं। अभी जो भारत सरकार कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास जब बेचेंगे जी तो ज़्यादा दाम मिलेगा, यकीन मानिए शुरू में मंडियों को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा दाम देंगे। ये मंडियों के बगल में ही अपनी दुकान लगाएंगे। मंडियों, भारत सरकार का MSP 1100 रुपये मान लिया तय हुआ है, तो वो 1200 रुपये में उसको खरीदेंगे, 3 साल 2 साल 4 साल तक खरीदेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, किसान जो है मंडियों में जाना बंद कर देगा, वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास आ जाएगा। और वही है कि जब मुर्गी जो है अपने हाथ में आ गई जी, उसको जैसे मर्जी हलाल करो। और वो जियो में उन्होंने करके दिखाया। जियो का मैं उदाहरण दिया, अभी भी मैं दे देता हूँ कि जियो शुरू में आया था तो ऐसे बांट रहे थे, इसे फ्री में है जी, अब हम लोग आजीवन फ्री में बात करेंगे, 99 रुपया में जी ले लो और आजीवन बात करो, यही कहा गया था। और आज हमारी क्या हालत है, हर महीने 399 रुपया भरना पड़ रहा है आपको उसी चीज़ को। और इन बिटवीन क्या किया, उसमें नुकसान क्या हो, जो हमारे आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि जब हम सब ने 99 रुपया के लोभ में और फ्री के लोभ में अपने दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स को, जो भी है, मान लीजिए BSNL को छोड़ दिया, MTS को छोड़ दिया, टाटा डोकोमो हुआ करता था उसको छोड़ दिया, और सब लोग जियो की तरफ आ गए। तो अब क्या बचा, आपके पास ऑप्शंस खत्म हो गए, वो सारे ऑपरेटर्स बंद हो गए, अब आपकी मजबूरी है जी जियो ही खरीदो। तो वही स्थिति पैदा करेंगे, मंडियां खत्म हो जाएगी, आपकी मजबूरी होगी प्राइवेट प्लेयर्स। और प्राइवेट प्लेयर्स में ऑब्वियस है, जब बड़े आके बैठे रहेंगे तो छोटे छोटे लोग तो टिकेंगे नहीं उनके सामने। तो क्या हो गया, उत्पादन आपको क्या करना है वो भी वही तय करेंगे, बेचना किसके पास है वो भी वही तय करेंगे, उसका रेट क्या होगा वही तय करेंगे। तो ये एक तरह से पूरी की पूरी जो है घेराबंदी किसानों की हो रही है। ठीक है, फर्स्ट बिल का तो ये। सेकंड का, जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसानों के साथ, ये पहले से भी चला आ रहा है और वो फेल सिस्टम हो रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, उसके बावजूद भी ये करना चाहते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने क्या करा कि जो किसानों के बीच और कॉर्पोरेट के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर मान लीजिए कोई परेशानी खड़ी होती है तो किसान कहाँ जा सकता है, SDM के पास जा सकता है। SDM से नहीं सुनेगा तो आप उसके ऊपर जो है ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अगर ट्रिब्यूनल में भी सुनवाई होगी तो आप नहीं हो पाई तो आप ऊपर नहीं जा सकते। अब आप सोचिए SDM और ट्रिब्यूनल क्या रक्षा कर देंगे, हम नहीं जानते। अगर इस देश की ब्यूरोक्रेसी ईमानदार होती तो इतनी परेशानी होती ही नहीं इस देश के अंदर। तो ये जो सेकंड चीज़ किया गया वो भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही किसान जाएंगे 1 साल 2 साल, क्योंकि उनको कहा जाएगा इस साइज़ का फसल चाहिए, इस तरीके का फसल चाहिए। अब जिस तरीके से प्रकृति के ऊपर यहाँ की जो मानसून का पूरी कृषि निर्धारित है, हम सब लोग रोज़ जानते ही हैं ना। कई बार पानी, कभी अनावृष्टि होती है, कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, कभी टिड्डे आ जाते हैं, और उसके बाद किसान बेचारे ऐसे भी, इसलिए तो किसान मरते हैं ना। तो आप तय कर दोगे कि भैया हमको गेहूँ इस क्वालिटी का चाहिए, पता चला किसान बेचारा कोशिश करेगा, उसकी क्वालिटी नहीं होगी, आप बोलोगे नहीं तो अब मैं इस रेट में तो खरीदूंगा ही नहीं। और उसको आपने पहले से पैसा दे रखा है, वो आपके साथ वो जो दुष्चक्र है वो शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, गोदान में होरी की लड़ाई इस बात की थी, और वो भी जो है उस समय के जो साहूकार थे उसके चक्कर में फंसा, और मजदूर से जो है किसान से मजदूर बना, और मजदूर खेत में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी संपत्ति, उसकी खेती जो है उन साहूकारों ने और वो जो है शोषणकारियों ने ले ली। तो सेम हालत हो जाएगी किसानों की। और उसी से अगला है उसका थर्ड, जो काला बाज़ारी और होर्डिंग्स के ऊपर, जो फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स और ये सब की जो होर्डिंग्स होती थी, और मार्केट का जो प्राइस के ऊपर जो रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कालाबाजारी कानून बना रखा था, उससे सरकार पीछे हट रही है और अब कालाबाजारी को लीगलाइज कर रही है कि ऐसा है जिसको जितनी मर्जी है उतना अनाज खरीद सकते हो, उतना अनाज इकट्ठा रख सकते हो। उसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि मैं किसान हूँ या मेरे घर में लोग खेती करते हैं, गेहूं हमने उपजाया, हमारे पास वेयर हाउसेज नहीं है, हमारे पास सामान रखने की सुविधा नहीं है, तो क्या करता है किसान, जनरली चाहता है आज फसल उसकी खलिहान में ख़त्म हुई, अगले दिन वो चाहता है कि मंडी में वो निपटा दे उसको, उसके पास कुछ कैश आ जाए और उसकी ज़िंदगी चले।
अब ये लोग क्या करेंगे कि किसानों से, जैसे कहा मैंने कि मार्केट में रेट भी उनको तय करना है, सस्ते रेट में रेट तय करेंगे और वहाँ से खरीद लिया जाएगा उनको, और फिर वो अपने वेयर हाउस में रखे रहेंगे। 6 महीने के बाद वही किसान उसी अनाज को अपने, मान ली उन्होंने 10 रुपये किलो बेचा है, तो उसको वो 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो वही जो है कॉर्पोरेट उसको बेचेगा। और उसमें देखिए उसका जो इम्पैक्ट है वो तो आम जनता के ऊपर पड़नी है, किसानों के ऊपर खाली थोड़ी पड़नी है। आज मान ली प्याज महंगा हो जाता है या कोई और फल सब्जियां महंगी हो जाती है, हम आप शोर मचाते हैं, तो सरकार क्या करती है, पता लगाती कि भाई महंगा क्यों हो गया। क्योंकि वो महंगाई जो होती है वो जो अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है सप्लाई और उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। क्यों होता है, वो जानबूझकर किया जाता है कि भाई हम जो सप्लाई चेन को कमजोर कर देते हैं, या मार्केट में जो है जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, प्याजों का स्टॉक अपने पास इकट्ठा कर लेते, तो मार्केट में डालते ही नहीं, तो गैप पैदा होता है, फिर उसको महंगा हो जाता है वो जी अपने आप। तो वो क्या करेंगे, वो फिर से क्रिएट करेंगे, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो। आज तो मान ली सरकारों के पास ऑप्शन है, फूड ग्रेन्स आपके पास है, आप भी जारी कर देते हो तो थोड़ा मार्केट रेगुलेट हो जाए। अब साफ साफ सरकार करे हम रेगुलेट नहीं करेंगे, और उसमें भी क्लियर है कि अगर कोई संस्था, कोई कंपनी एक्सपोर्ट के धंधे में है, उसका तो जी हम कभी नहीं करेंगे इसका। और एक्सपोर्ट के धंधे में कौन है, कौन नहीं जानता है। ये जो अडानी और अंबानी का नाम बार बार लिया जाता है, अडानी आज की डेट में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट के धंधे में काम कर रहा है। तो वो उनके पास जितना अनाज होगा वो रखे रहेंगे, और जितनी मर्जी जहाँ पर बेचते रहेंगे, आम जनता यहाँ त्राही त्राही करेगी, आपको देने पड़ेंगे। तो किसानों की ज़मीन जो कहते हैं, जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने रेलवे बेच दिया, उन्होंने BSNL बेच दिया, वो भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं। अभी खुश होकर कह रहे हैं कि मार्च तक जो है हम एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को बेच देंगे। सवाल ये है, भारत पेट्रोलियम आज भी 20,000 करोड़ रुपया कमा के दे रहा है साल का, उसके बावजूद भी बेच रहे हो भाई, क्यों भाई बेच रहे हो? ट्रेनें बेच रहे हो, और अब ये पहुंच गए जो हम कहते थे, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि आज उसकी गर्दन पे तलवार लटकी है तो तलवार आपके ऊपर नहीं आएगी। सब लोग इकट्ठा होकर, सब लोग यूनाइट होकर लड़िए। इसलिए हम कहते हैं कि जब एयर इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा था तो बाकी के कर्मचारी चुपचाप देख रहे थे, रेलवे के ऊपर अटैक हो रहा है तो बाकी के लोग देख रहे हैं, BSNL के ऊपर अटैक होता है बाकी लोग देख रहे हैं। तो इस धीरे धीरे करके सरकारों ने क्या किया, सबके ऊपर अटैक है। हायर एजुकेशन में हम लोग हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, रिजर्वेशन खत्म है, उसमें है ही नहीं, रिजर्वेशन की चर्चा नहीं है। और क्लियर कट कहा जा रहा है कि भाई हम जो है बच्चों से जो है उसके ऊपर जितना खर्च होता है उतना पैसा वसूलेगा। उसमें हम तो हम लोगों ने बता रहे हैं, यूजर चार्जर की बात हो रही है। जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रहेंगी, उसको इन्होंने कहा नहीं रहेगा जी, कोई चुनाव की पद्धति नहीं होगी। तो सबके ऊपर अटैक करते 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 अब ये अंतिम जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो देश के किसानों की सारी ज़मीनों को बेचने में लग गए। तो ये रियल मायने में अगर कुछ है देश बिकने का, तो ये देश बिकने का अंतिम किल है। बैंक तो इन्होंने कर ही दिया है, बैंक का भी आप देख लीजिए क्या हालत है। तो अब ये पूरी तरीके से देश बेचने की अंतिम प्रक्रिया, ये भी अगर किसान का नहीं रुकेगा ज़मीन वाला हिस्सा, ये जो बिल आया है, आप यकीन मानिए उसके बाद इस देश में कुछ नहीं बचने वाला है। सब कुछ बेच बाच के ये झोला उठा के सच में चल दे, ये सच्चाई है। तो ये निवेदन हम आपके माध्यम से कर रहे हैं, जो भी आपको देखते हैं, कि ये किसानों का आंदोलन मत समझिए, ये सबका, इस देश का आंदोलन है। सबको इसमें साथ देना चाहिए। हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम भी चाहते तो अपने घरों में रह सकते थे। हम इसलिए उतर कर आए हैं कि हम साजिशों को समझ रहे हैं, सरकार की साजिशों को समझ रहे हैं, और उसकी वजह से हम सामने आए। और ये जो आरोप लगते हैं खालिस्तानी है जी, कोई संस्था पार्टी ये कर रही है, अरे कोई पार्टी, पक्ष और विपक्ष इस देश में होता है। मैं तो, हालांकि दुर्भाग्य है कि इस देश का विपक्ष इसमें शामिल नहीं है, मैं तो आह्वान करता हूं कि आप शामिल हो जाते इसमें, क्योंकि देश में सत्ताधीशों की जितनी भूमिका होती है, सत्ताधारी पार्टियों की जितनी भूमिका होती है, उतनी विपक्षी भूमिका होती है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है ना देश में। तो ये कह देना कि फलना पार्टी भड़का रही है, किसान मूर्ख है क्या? मैं किसानों के आंदोलन को देख के मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। इतना बेहतरीन आंदोलन, इतना शांतिपूर्ण आंदोलन, और एक एक किसान अपने मुद्दे को समझ रहा है। आप जाकर देखिए, जो भी लोगों को भ्रम है ना, वो एक बार उसके बीच में जाके जरा बात करके देखे। एक एक चीज़ वो किसान समझ रहा है, उसको कोई नहीं भड़का सकता। अरे किसानों को कौन भड़काएगा? उससे ज़्यादा पीड़ा और दुख में रहने वाला और अपने बारे में समझने वाला व्यक्ति कोई बोलता नहीं है, वो एक अलग बात। तो इसलिए उन सबको, हम सबको साथ देना है। कल हम लोग इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं 2 बजे, तो अगर लोग कर सकते हैं उसमें तो शामिल हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।